हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सफलता टेस्ट सीरीज का आज डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन वीडियो से आप अपने आंसर को चेक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है आप जानते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में हम लोग प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से दो प्रोडक्शन टेक्निक था, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। तो जानते हैं कि ये बताता है किस चीज़ के बारे में, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, है ना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो बताइए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है इसमें कोई ऑप्शन? पहला करा है फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नहीं, ये नहीं होगा। चॉइस ऑफ इनकम, ये भी नहीं होगा। तीसरा चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का चॉइस जो है हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस में करते हैं, जिसमें आप कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो नहीं है। तो इसमें से इसका मतलब इसमें से तीनों कोई नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? नन ऑफ डीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता है क्या इसमें से, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता रहा है, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी इट इंडिकेट्स। कह रहा है कि अगर आपका इकोनॉमी पीपीसी के बाउंड्री पे ऑपरेट कर रहा है, आपको हम बताए थे ना इस पे सारा पॉइंट जो लाई करता है पीपीसी के बाउंड्री पे, ये पॉइंट क्या बताता है? कहता है ये पॉइंट बताता है कि हमारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज हो चुका, रिसोर्सेस आर मैक्सिमाइज्ड या मैक्सिमम यूज्ड या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कहते हैं रिसोर्सेज आर मैक्सिमम यूटिलाइज्ड, यही बोलते हैं ना। तो रिसोर्सेज अगर मैक्सिमम यूटिलाइज हो चुका तो हमारे पास जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल का पूरे हम यूज कर चुके। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा जितना पोटेंशियल आउटपुट था वो उसको हम एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिए। तो मतलब पोटेंशियल आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। देखिए आपके पास कोई ऑप्शन है इस टाइप का कि जहाँ पे हमारा पोटेंशियल आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, गलत है ये। कहता है पोटेंशियल हमारा ज़्यादा था और एक्चुअल में हम कम किए, ये गलत है। कहता है दोनों अगर, देखिए कह रहा है बी ऑप्शन, कहता है पोटेंशियल आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, है ना। तो हमारा पोटेंशियल आउटपुट जो है वो इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट है, तभी हम पीपीसी पे ऑपरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ये लेस कह रहा है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कह रहा है कि अगर आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया, तो अगर आपका पहले पीपीसी ये था और रिसोर्सेज बढ़ गया, तो हम मान लेते हैं ये गुड्स वाई है, ये गुड्स एक्स है, हम गुड्स वाई का 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और गुड्स एक्स का 50। तो अगर हमारे पास रिसोर्स बढ़ गया, हम पैसा अगर हमारे पास ज़्यादा हो गया, लेबर को हम ज़्यादा यूज करने लगे, तो आप बताइए प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, हमारे पास रिसोर्स बढ़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं 200 हो गया, ये बढ़ के हो गया 80। तो कहता है कि जैसे ही रिसोर्स बढ़ता है तो पीपीसी जो है वो अपने जगह से आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है इसी को राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, या इसी को आउटवर्ड शिफ्ट, या इसी को फॉरवर्ड शिफ्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास है, शिफ्ट टू द राइट। देखिए वो राइट की ओर शिफ्ट किया है ना आगे की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कहता है शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये गलत है। रोटेट लेफ्ट, ये भी गलत है। रोटेट होता है एक गुड्स के टेक्नोलॉजी में हम चेंज करते हैं तब, और ये भी नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय। कह रहा है कि हमारे पास पीपीसी का या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को पीपीसी को ही कहते हैं, इसका शेप जो डिपेंड करता है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। यह बताता है कि गुड्स वाई का चेंज और गुड्स एक्स के चेंज, मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर अगर आप फॉरवर्ड करें तो इसका मतलब ये है कि हर बार आप प्रोडक्शन एक गुड्स का बढ़ा रहे हैं, इधर घटा रहे हैं और इधर बढ़ा रहे हैं, इधर घटा रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, इधर घटा रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं। तो कहता है इधर वाई एक्सिस पे आप प्रोडक्शन घटाते हैं और एक्स एक्सिस पे बढ़ाते हैं। ये कैसे पता चलता है? कहता है ये तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। तो देखिए आपके पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहला ऑप्शन, ये नहीं होगा। टोटल कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपके पास है ऑप्शन, जो कि एमओसी को बताता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता था आउटपुट ऑफ गुड्स एक्स डिक्रीज बाय 500 यूनिट्स एंड आउटपुट ऑफ गुड्स वाई इंक्रीज बाय 500 यूनिट्स। अभी आप पढ़े कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन गुड्स वाई या चेंज इन गुड्स एक्स, या इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ आउटपुट डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए आप, कहता है गुड्स वाई का हम जो है इंक्रीज कर दिए, तो गुड्स वाई में इंक्रीज हुआ का मतलब गुड्स वाई में 500 का चेंज हो गया, गुड्स वाई में 500 का चेंज हो गया, फॉर्मूला लगाइए। और कहता है कि
क्या बोला कि व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड, और बोला कि आपको कि 500 का जो है ऊपर कि डिक्रीज भी किए हैं हम गुड्स एक्स में, है ना। तो गुड्स एक्स में हम डिक्रीज भी किए हैं। आप बताइए एक में लॉस किए और एक में गेन किए, तो 500 का पहले बोला कि 500 का लॉस, और फिर बोला कि हम आगे जो है यहाँ पे 500 का गेन कर रहे हैं, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज का मतलब लॉस कर दिए और इंक्रीज का मतलब हम गेन किए। तो लॉस भी 500 का और गेन भी 500 का, तो लॉस के जगह भी रख दिए डेल्टा लॉस 500 का और डेल्टा गेन 500 का। तो 500 बाय 500 डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1 आंसर। देखिए आपके पास है 1 आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि हमारे पास 1 है ऑप्शन। तो 500 बाय 500 लॉस बाय गेन, या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा वाई करा ना, डेल्टा वाई कि हमारे पास गुड्स वाई में हम 500 का इंक्रीज किए हैं, तो गुड्स वाई में इंक्रीज हुआ 500 का, तो 500 यहाँ पे रख दिए। आगे बोला कि गुड्स एक्स में हम इंक्रीज किए, यहाँ देखिए इंक्रीज, तो एक्स की जगह पे इंक्रीज 500 का, तो घटा 500 और 500 बढ़ा, एक खोए एक पाए। तो ये हो गया, कुछ खोकर पाना है कुछ पाकर खोना, गाना सुने होंगे, ये इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो एक में लॉस एक में गेन, दोनों को डिवाइड कर दिए, एक आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच वन लीड्स टू द फैक्टर कॉस्ट। कह रहा है फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट आपको बताए हम, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फैक्टर से प्रोडक्शन है, उस फैक्टर से प्रोडक्शन को जब हम बनाते हैं किसी भी गुड्स का, तो फैक्टर से प्रोडक्शन के खर्च को हम लोग बोलते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जिसमें से आपका वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का खर्च आता है। तो आपको पूछा कि वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है। आपको हम बताए हैं फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आपको मार्केट प्राइस में से एनआईटी को घटाते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट बनता है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, क्या कह रहा है कि हमको अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना हो तो मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्स, ये गलत है क्योंकि नेट इंडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। दूसरा बोला मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए मार्केट प्राइस में से एनआईटी को हम लोग एनआईटी को घटा देते हैं। चलिए ये भी गलत हो गया, प्लस है, और मार्केट प्राइस भी प्लस, गलत हो गया ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। कहता है डिफरेंस जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। आप जानते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए एनआईटी माइनस करते हैं और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए एनआईटी को प्लस करते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस किस चीज का हो गया, एनआईटी का मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया, नेट इंडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है ये गलत है, इंडायरेक्ट भी गलत है, ये सब्सिडी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आपको फॉर्मूला लगाइए, कहता है कि हमको बनाना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब इससे इसमें कन्वर्ट करना है। कहता है जी से नेट ग्रॉस से नेट बनाइए, तो डेप्रिसिएशन माइनस आप कर दिया प्लस। आप पूछ रहे हैं आपको नोट, ये तो यही फर्स्ट ऑप्शन पूछा, गलत तो यही हो गया, नोट करेक्ट पूछा, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। आगे फिर चेक करते हैं दूसरा, कहता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो नेट से आप नेट बनाना है, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं किया है। आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा, ठीक किया, एनएफआईए को माइनस किया है, और मार्केट प्राइस सेम है। तो कहता है कि यहाँ पे और तो कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन तो सही हो गया ये। आप पूछ रहे आपको गलत, तो उस हिसाब से ये गलत हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको दिया है क्या, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। आप देखिए नेट से आप नेट बनाइए, तो नेट से नेट में डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, सही है, यूज नहीं किया इसमें। डोमेस्टिक से आप डोमेस्टिक बनाइए, तो एनएफआईए का कोई भी यूज नहीं है। अब कहता है कि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कह रहा है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं, तो हमारे पास मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए एनआईटी को हम क्या करते हैं, माइनस, है ना। तो एनआईटी को माइनस कीजिएगा मार्केट प्राइस में से, आप एनआईटी को, तो एनआईटी को माइनस कीजिएगा, तो एनआईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया, ये अगर माइनस कर दिए हम तो ये हो गया माइनस एनआईटी, अब माइनस और माइनस ये हो गया प्लस सब्सिडी। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, देखिए माइनस एनआईटी और प्लस सब्सिडी, ये दिया हुआ ऑप्शन में, तो इस हिसाब से तो माइनस एनआईटी प्लस सब्सिडी तो ऑप्शन सही हो गया। आपको पूछा है गलत, ये ना पूछा है, तो उस हिसाब से तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा बोला आपको क्या, आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है, आपको दिया क्या है, कहता नेट से ग्रॉस बनाइए, तो डेप्रिसिएशन प्लस कीजिए, नेट से आप ठीक है डेप्रिसिएशन प्लस कीजिए, और आपको डोमेस्टिक सेम, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो उस हिसाब से गलत ये भी हो गया। तो आपको पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट। याद रखिएगा आपको हमेशा क्वेश्चन में आपको फैक्टर पेमेंट कहे या फैक्टर इनकम कहे,
कहता है कि ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम किसी को दिए, तो हम अगर किसी को पैसा दिए तो हमारे लिए बन गया वो फैक्टर पेमेंट, लेकिन अगर जिसको हम दिए उसको पैसा मिला तो उसके लिए हो गया फैक्टर इनकम। तो कहता है हाउस होल्ड के द्वारा जब प्रोड्यूसर के द्वारा जब हाउस होल्ड को पेमेंट किया जाता है तो उसका नाम देते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट। लेकिन हाउस होल्ड को मिला ना, हाउस होल्ड को मिला पैसा, तो हाउस होल्ड को जो मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं फैक्टर इनकम, और जो प्रोड्यूसर है उसके तरफ से नाम होता है ये फैक्टर पेमेंट। तो कहता है आप पढ़े हैं सारे फैक्टर इनकम के सम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, तो यहाँ पे भी सारे फैक्टर पेमेंट का सम जो है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। डोमेस्टिक इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम भी नहीं, पर कैपिटा नॉमिनल इनकम भी नहीं, वो किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रियल नेशनल इनकम मीन्स, कहता है रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है कि आपको बताएं हम, चाहे वो आपको रियल जीडीपी पूछे, चाहे आपको वो रियल नेशनल इनकम पूछे, इसका मतलब होता है रियल जीडीपी का मतलब जीडीपी जो कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। और रियल नेशनल इनकम भी जो नेशनल इनकम वो किस पे कैलकुलेट किया गया हो? कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे, कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे। तो बताइए आपके पास, देखिए आपके पास है ऑप्शन, कहता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ये गलत है क्योंकि इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आपको पूछा है रियल। नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, ये भी गलत है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये सी आंसर सही है बिल्कुल। कहा कि कांस्टेंट ईयर प्राइस पे जो कैलकुलेट किया जाए उसको हम लोग कहते हैं रियल नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम एवरेज ईयर प्राइस, ये कुछ होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए सफलता टेस्ट सीरीज डे 5 का हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, और इस डिस्कशन में आपको सारे क्वेश्चन का हम आंसर करवा दिए, और आप अपने से मिला लीजिएगा क्या आपका आंसर सही था या नहीं था। चलिए अगले टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट विशेस, थैंक यू।